नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर चुनाव है। इन सीटों पर कुल 96 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के बीच इस त्रिकोणीय मुकाबले को काफी रोचक माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है, जबकि 2014 लोकसभा चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में अब 2019 का लोकसभा चुनाव देश के विकास, देश की सुरक्षा और कई मूलभूत सुविधाओं को अहम मुद्दा बनाकर लड़ा जा रहा है। दो 2019 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जाना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का मतदान गुरुवार 11 अप्रैल को होने जा रहा है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन लोकसभा सीटों पर 96 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन 8 लोकसभा सीटों पर 1.5 करोड़ मतदाता अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन 8 सीटों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 6,716 पोलिंग सेंटर और 16,518 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम 5 बजे थम गया था, तो वहीं बुधवार 10 अप्रैल की सुबह ही पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने भी मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों में कैराना, बिजनौर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे कम 10 उम्मीदवार मुजफ्फरनगर में हैं। सहारनपुर और मेरठ में 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गाजियाबाद में 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा 10 जिलों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पहले चरण के लिए 1308 सेक्टर बनाए गए हैं। 1,05,000 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर होंगे। 157 कंपनी अर्धसैनिक बल के अलावा 35 कंपनी पीएसी, 5,329 उपनिरीक्षक, 5,110 मुख्य आरक्षी, 29,670 सिपाही तैनात, 39,088 होमगार्ड, 951 पीआरडी जवान और 5,408 ग्राम प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद। अब नजर डालते हैं सभी 8 सीटों पर जहां पहले चरण का चुनाव होने वाला है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर सीट की चुनावी तैयारी 2,760 बूथों के लिए 11,040 कर्मचारी लगाए गए। 285 पोलिंग पार्टियां और 1,140 कर्मचारी रिजर्व में रहेंगे। कांग्रेस के इमरान मसूद, गठबंधन के हाजी फजलुर रहमान मैदान में, बीजेपी के राघव लखनपाल सहित 11 प्रत्याशी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, जिनमें 9,28,665 पुरुष और 8,08,134 महिला मतदाता शामिल। यहां कुल 17,36,881 मतदाता हैं। कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो कैराना लोकसभा सीट पर मतदान कैराना लोकसभा क्षेत्र में 16,61,963 मतदाता, जिनमें 8,95,685 पुरुष मतदाता, 7,66,185 महिला मतदाता, 5,683 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। यहां कुल 4,400 मतदान कार्मिक चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। भाजपा के प्रदीप चौधरी, गठबंधन की तबस्सुम बेगम मैदान में, कांग्रेस के हरेंद्र मलिक सहित 13 प्रत्याशी भाग्य भी मैदान में। मेरठ संसदीय सीट की बात करें तो
मेरठ संसदीय सीट बूथों की संख्या 2740, मतदान केंद्र 1198 और पोलिंग पार्टियां 3015। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल और गठबंधन के याकूब कुरैशी मैदान में। इसके अलावा 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। अगर बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो बिजनौर लोकसभा सीट कुल 16,51,296 मतदाता, पुरुष 8,87,566 और महिला 7,63,430 शामिल। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी भरतेंद्र सिंह, गठबंधन प्रत्याशी मलूक नागर मैदान में। कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बात करें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, इस सीट पर 915 बूथों पर 2167 ईवीएम वीवीपैट से चुनाव कराए जाएंगे। यहां बीजेपी के संजीव बालियान, गठबंधन के चौधरी अजीत सिंह सहित कुल 10 प्रत्याशी मैदान में। इस सीट में कुल मतदाता 16,92,313 है, जिनमें 9,15,804 पुरुष, 7,76,398 महिलाएं और 111 अन्य। वहीं बागपत लोकसभा सीट पर नजर डालें तो बागपत लोकसभा सीट पर 16,16,434 मतदाता, जिसमें 8,97,117 पुरुष मतदाता और 7,19,232 महिला मतदाता। कुल 840 मतदान केंद्रों पर 1,796 बूथों पर मतदान होगा। बहरहाल, जिस लोकसभा चुनाव के लिए देश को 5 साल का इंतजार था वो खत्म हो चुका है और पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी दिग्गजों को अब अपने मतदाताओं पर काफी भरोसा है, जो उन्हें चुनकर फिर से सत्ता पर लाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी की जनता किस प्रत्याशी को जिताती है और देश में किसकी सरकार बनाती है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आइए अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह ने पब्लिक से, नेताओं से यह जानने की कोशिश की कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिर उनका मूड क्या है, उत्तर प्रदेश में किस ओर बयार बह रही है। उत्तर प्रदेश की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और आज हम लोग जीरो ग्राउंड डिबेट पे यहाँ खुली डिबेट कराने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मेहमान हैं शशि प्रकाश राय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और श्री कृष्ण चौधरी जी लोक भारती से हैं, और संजय दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ अश्विनी पांडे जी हैं जो सामाजिक विश्लेषक हैं। ये 4 मेहमान आज हमारे साथ यहाँ डिबेट में शामिल हुए हैं और साथ में हमारे यहाँ पब्लिक है साथ में। और हम लोग इस समय लोकसभा का चुनाव 2019 का आगाज कल से प्रारंभ होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट प्रारंभ होगी। कल सुबह चुनाव है उसका, और इसमें पूरे देश का किंग कौन होगा इसका निर्धारण किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में कौन होगा किंग। चौधरी जी बताइए क्या है स्थिति। कल प्रथम चरण का मतदान जो है उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाला है। अब देश की जनता और समाज का एक बड़ा वर्ग जागरूक है। वो देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री जो है और मजबूत देश के रूप में भारत को देखना चाहता है। आने वाले समय में कैसे जो प्रबुद्ध जन है वो किस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, देश का विकास, इस प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता वाला देश जो है कैसे हो सकता है। तो निश्चित रूप से जनता जागरूक है। ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री की देश जो है निगाह लगाकर बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है, कल 8 लोकसभा चुनाव सीट पे नामांकन चुनाव होना है, इसमें आपको क्या लगता है पश्चिम से प्रारंभ हो रहा है, वहाँ का त्रिकोणात्मक जो दबाव है वो कैसा रहेगा? ये तो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा कि प्रथम चरण के जो मतदान हुए हैं वहाँ का क्या स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता ने जो है जो ध्यान में बातें आ रही हैं, उन्होंने एक सक्षम प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री के चयन के लिए मन बनाया हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस समय की जो चुनावी रणनीति है और जनता इस बार किस तरह से मूव कर रही है। देखिए, जनता के सामने ढेर सारे मुद्दे हैं
लेकिन 2014 का चुनाव एक उदाहरण रहा है कि भारतीय लोकतंत्र एक नए रास्ते पे जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले चुनाव के नतीजे उस गति को आगे बढ़ाएंगे जो 2014 में एक राजनीतिक रुझान दिखा तो उसके आगे जाएंगे या रिवर्स में जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पूरा चुनाव दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, इस बार वो बात सबसे ज़्यादा सटीक साबित होने वाली है। अगर इस पूरे चुनाव का सरलीकरण करें तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी 3% वोट्स का चुनाव है, क्योंकि महागठबंधन और भाजपा लगभग 42 पे बैठे हुए हैं। जो 44-45 तक जाएगा वो डिसाइसिव स्थिति में आएगा और अगली बार सरकार बनाने का दावा उसका मजबूत होगा। दरअसल यूपी निर्धारित करेगा कि मोदी जी आएंगे या एक खिचड़ी सरकार बनेगी। नहीं, हाईटेक प्रचार के जरिए वो जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने देश की सुरक्षा को लेकर के और देश को ये बताना चाहते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, प्रचार तो सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी अकेले थोड़ी प्रचार कर रही है? देखिए, बीजेपी मैं मतलब ये समझिए कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो वर्क किया, अपने काम के आधार पर चुनाव लड़े, अपने काम की उपलब्धियों को बताए बीजेपी की मैंने क्या किया है। इस समय ये बताने की जरूरत कि सेना ने क्या किया है और सेना के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को बहुत हाईटेक कर दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आज की स्थिति में काफी रोचक होने जा रहा है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। आप किसको चाहते हैं, भारत सरकार में किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो उनके किस कार्यों से आप प्रसन्न हैं? उनका जो ग्रामीणों के प्रति उनका जो रुझान है कि जैसे कि मान लीजिए शौचालय की बात आती है या प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की बात आती है, जो लोग छप्पर के नीचे 50 साल से थे उनको मोदी जी का एक तोहफा था। उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए। थोड़ी सी लापरवाहियां प्रधानों की तरफ से हैं, ब्लॉक स्तर पे हैं। अगर उन सबको सुधार दिया जाए तो शायद भारत को मोदी जैसा प्रधानमंत्री दोबारा मिलेगा। चलिए, बिल्कुल बताइए कि इस बार जो है यहाँ त्रिकोणात्मक जो है समीकरण है उत्तर प्रदेश में, और जबकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का प्रधानमंत्री चुनता है, भारत के प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, आपका क्या मानना है? देश के आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का चुनने के लिए जनता चुनाव कर रही है। आज तक सांसद चुनती थी, अब देश में प्रधानमंत्री चुनने जनता जा रही है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है, न कि सांसद के लिए हो रहा है। और जो भी डिजर्व करेगा देश में, और देश में न स्वास्थ्य के लिए, न शिक्षा के लिए, और न बेरोजगारी के मुद्दा रह गया है, और न मजदूरी मुद्दा रह गया है। देश में मुद्दा रह गया है देश की अखंडता और देश कैसे सुरक्षित रहेगा। इस चीज के लिए चुनाव हो रहा है और इस चीज पे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, न कि चिकित्सा और शिक्षा हुआ है कोई न बता पाएगा कि कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। बस देश की अखंडता बनी रहे, देश सुरक्षित रहे, और उसका 2019 में चुनाव होने जा रहा है, न कि बेरोजगारी और मजदूरी पे चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हैं कि देश का अंतिम व्यक्ति भी उस योजना का लाभ पा रहा है। उस योजना का निश्चित लाभ पाएगा जब भी अगर ईमानदारी कहीं काम करेगी और ईमानदारी रहेगी तो निश्चित रूप से उस ईमानदारी पे कहीं न कहीं उससे लाभान्वित होंगी जनता। और ईमानदारी से बढ़ के कोई चीज धरती पे है नहीं। आप क्या चाहते हैं कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरे चाहने से नहीं, पूरा देश चाह रहा है कि जो ईमानदार हो, जो स्वच्छ हो, जो चरित्रवान हो, वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये मेरे नहीं, पूरा देश चाहेगा वो बनेगा। भारत सरकार में प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार जो है पूरी तरह से पब्लिक तैयार है कि इस बार भी किसी तरह से किसी सशक्त को ही बनाया जाए। इस बार हमारे साथ लोग भारती से हैं। भाई साहब, तो बताइए, इस बार के चुनाव में जो पब्लिक चाह रही है कि इस बार के चुनाव किस तरह से होगा? देखिए, देश में कई मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन एक जैसा मैंने कहा, देश में मजबूत सरकार और सशक्त सरकार के रूप में जनता देखना चाहती है। अभी गठबंधन अगर जीत कर आता है या किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर सरकार बन जाती है
तो वो निश्चित रूप से कमजोर और मजबूर सरकार होगी। इसलिए जनता चाहती है कि एक मजबूत और निर्णय लेने वाली सरकार को हम चुने। जो है अभी विषय आया कि जनता एमपी का चुनाव नहीं पीएम का चुनाव कर रही है, तो इस चुनाव से पिछले चुनाव की अपेक्षा जो है जनता देश के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदार है। और जो हमारा पढ़ा लिखा एक बड़ा तबका है, सरकारी कामों में होगा और निजी क्षेत्र में होगा, तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो है विभिन्न विषयों को तोड़ करके, जो उत्तर प्रदेश या बिहार में जो राजनीतिक स्वरूप जातीय आधार लेता था, तो काफी बड़ा वर्ग एक मतदाताओं का वो जाति से ऊपर उठ करके जो है एक अच्छी और निष्पक्ष सरकार के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए, ईमानदार सरकार के लिए, लगातार मेहनत करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वो अपना वोट देने जा रही है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार के जो तात्कालिक स्थितियां हैं, इस बार कितनी सीट आने की उम्मीद है? अब सीट के लिए तो निश्चित रूप से काउंटिंग के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से चुनाव था जो है, लोगों ने कभी नहीं अनुमान लगाया होगा कि 73 सीट जो है 71 प्लस 2 सीटें जीत करके बीजेपी आएगी। इस तरह से हम स्पष्ट आकलन नहीं लगा सकते हैं कि कितनी सीटें, लेकिन जितनी भी हैं पिछले बार के आसपास की सीटें दोहरा करके लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी। जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे कि 73 के बाद इस बार 74 का नारा लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से सीटों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा जो है अभी भी देश में मोदी के प्रति जो है, प्रधानमंत्री के प्रति अंडर करंट चल रहा है। जनता में जो है किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि हमको देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको क्या लग रहा है इस बार का जो अभी 8 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है, उसका जो समीकरण है, चाहे त्रिकोणात्मक हो, 1-2 सीटों को छोड़ करके सारी सीटें ऐसी हैं जो त्रिकोणात्मक हैं, तो उसका क्या मानसिक दबाव पड़ेगा बाकी वोट? देखिए, अगर आप 2014 की टैली पे जाएं तो सपा, बसपा और रालोद का, अजीत सिंह का वोट अगर आप जोड़ दें तो भाजपा कहीं मुकाबले में नहीं है, कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए। लेकिन राजनीति कभी अंगणित का खेल नहीं होता, ये केमिस्ट्री का गेम है। अगर अंगणित का खेल होता तो 2014 में गुजरात का आया हुआ एक व्यक्ति यूपी से 73 सीटें नहीं जीत जाता। तो लेकिन अभी ये कहने में थोड़ा साहस की बात है कि नहीं भाजपा जीतेगी, क्योंकि जब जमीन पे सारे समीकरण उलट पुलट हो जाएंगे तभी भाजपा जीतेगी। हम लोगों को आदत पड़ गई थी, इतना यादव, इतना दलित, इतना मुसलमान, इतना जो समीक्षक थे वो भी इसी तरह से समीक्षा करते थे सीटों की। लेकिन 2014 के चुनाव में भारत की जनता ने सारे पॉलिटिकल पंडितों को गच्चा दिया था। मेरा मानना है कि दूसरी बार गच्चा देगी और ज्यादा बड़े पैमाने पे, ये मेरा आकलन है। हो सकता है कि भाजपा क्लीन स्वीप करे पिछली बार की तरह, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सरकार तो भाजपा की बन जाएगी, लेकिन इससे बड़ी बात यह होगी कि अब विपक्ष के पास फिर दूसरा विकल्प क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो इनके पास ये कहना है कि हम सपा बसपा मिले नहीं थे इसलिए भाजपा जीत गई। अगर इनके मिलने के बावजूद भाजपा जीतती है तो भारत की विपक्ष की राजनीति के सामने बहुत बड़ा यह प्रश्न खड़ा होगा। मेरा मानना है कि बीजेपी का एडवांटेज है पूरे यूपी में, अगर ईस्टर्न यूपी को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो। और 35-40 का प्रेडिक्शन तो कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 50 से 60 जाएगा, हो सकता है 60 क्रॉस करे। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, पहले चरण की अगर बात करें तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में सीधे हेड ऑन लड़ाई चल रही है। ये जो तीनों दलों ने गठबंधन किया है, अगर आप केवल अंक गणित पे जाएंगे तो भाजपा कहीं नजर ही नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कि सपा और बसपा के सारे वोट ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? देखिए, बस अब आई प्रैक्टिकल बात कि क्या ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि भाजपा इस बार 50 के ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बावजूद 71 सीटें जो पिछली बार पाई थी उसमें 25 सीटें वो कम पाएगी। उसका कारण है जो परफॉर्मेंस है उसकी। और कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां इन गठबंधन के कारण इतना वोट हो चुका है कि अगर प्रॉपर केमिस्ट्री नहीं बैठी इनके वोटर्स की तभी भी गठबंधन जीत रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बनाया है, पाकिस्तान की दहशत दिलाई है जनता को, हमें इतिहास देखना चाहिए। पाकिस्तान ने जब भी सर उठाया तो उसको कुचला गया है। आपका क्या कहना है, पाकिस्तान का स्टंट है क्या? नो, मैं कह तो रहा हूँ कि इतिहास पढ़ो। जब पाकिस्तान ने हिम्मत की भारत की तरफ आंख उठाने की तो उसको कुचला गया है। जिस तरह बालाकोट में जिस तरह हमारी सेना जाके
आक्रमण की और विरोधियों के कैंप्स नष्ट किए, ये पहली बार नहीं है। हमने तो उनका देश ही बांट दिया। तो ये इस तरह की वाहवाही लूटना, इतिहास पे धूल झोंकना है। मुद्दा विकास होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सवाल है और जो हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व का जो तेवर है उसके प्रति, उसको आप दो टुकड़ों में बांटिए, इंदिरा गांधी के बाद और इंदिरा गांधी के पहले। इंदिरा गांधी के रहते हुए हमारी रॉ, हमारी आईबी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह डोमिनेट करती थी पाकिस्तान को। लेकिन सन 80 से उठा के 85 से उठा के आप देखिए, पाकिस्तान ने हमको हजारों टुकड़े दिए हैं। कहाँ नहीं मारा, पंजाब में इतने खून बहाए, कश्मीर में इतने खून बहाए, हमारे शहरों में बच्चों को बताया। दहशत का आलम यह है कि कनॉट प्लेस पे लोग अपने बच्चों को ले जाके जाना बंद कर दिए थे। दिल्ली में 2005-6 की बात बता रहा हूँ, 10 की बात बता रहा हूँ, 2008 में मुंबई हमला सबने देखा है, संसद पे अटैक सबने देखा है। और हम मोदी की बात कर रहे हैं, हम वाजपेयी की बात नहीं कर रहे हैं। वाजपेयी की पाकिस्तान नीति बहुत ही ज्यादा विफल थी। एक मिनट, हम इंदिरा गांधी और मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा के पैमाने पे दोनों अलग पार्टियों के नेताओं को एक पैमाने पे रखते हैं। वाजपेयी उतने ही ढीले थे जितने मनमोहन सिंह। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट थी और वहाँ बॉम्बे वाला घटना हुआ। देखिए, एक बात मैं बता दूं, अगर जवानों की शहादत की आप गिनती करेंगे तो आप 1/4 भी जवान शहीद नहीं हुए पूर्ववर्ती सरकारों में। आम जनता तो मारी गई। मैं जनता, देखिए, नक्सलिज्म और टेररिज्म आज की समस्या नहीं इस देश की, पिछले 3 दशकों से समस्या है। मैं भाई साहब की एक बात से सहमत हूँ, इंदिरा गांधी की जो दृढ़ निश्चय और निर्णय लेने की क्षमता थी वो उसके बाद की सरकारों में नहीं है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो आतंकवादी हमले हुए हैं बॉर्डर पे, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चुनाव के समय, मैं तो इस सरकार की बात कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले स्वीकार कर लिया कि इंदिरा गांधी और उसके बाद तदंतर जो सरकारें आई उसमें अंतर था। लेकिन 5 वर्षों में तो हम उनको 10 में से 2 नंबर भी नहीं देंगे जहां तक जवाब देने की बात है। चुनाव के सरकार ने कदम उठाए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? चुनाव के समय इतनी बड़ी घटना हुई पुलवामा की, उसमें अगर फौज ने रिएक्शन दिया तो आप 4.5 साल भूल जाओगे कितने हमले हुए हमारे कैंप्स में 4.5 साल में। क्या जवाब दिया आपने? आप चुनाव के समय आपको हर चीज याद आ रही है और आप आज चुनावी सभा में कह रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम वोट दो। तुम्हारे अपने काम नहीं बता पा रहे हो कि शहीदों और सैनिकों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये शर्मनाक है। देखिए, मैं गहरी बात कर रहा हूँ। मोदी के आने के बाद एक स्ट्रेटेजिक चेंज आया है। पिछले 30 सालों में, 25 सालों में पाकिस्तान हमको बराबर एटम बम की धौस दिखाता था। वो हमारी संसद पे हमला करता था। जब हम सोचते थे पलटवार की, वो कहता था हमारे पास एटम बम है। पिछले 2 कार्रवाइयों में, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में, हमने उसकी इस धमकी का, खोखली धमकी का को बेपर्दा कर दिया है कि तुम अपना एटम बम अपनी अलमारी में रखो, तुम जिस तरह का हमारे ऊपर हमला करोगे हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। एटम बम तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है। ये बहुत बड़ा है कि 4.5 साल में सरकार ने और बहुत सारे हमले हुए जिसमें पब्लिक मारी गई और उसमें सेना भी बहुत मारी गई, तो उसमें क्या एक्शन नहीं हुआ क्या? नहीं, जब भी भारत की तरफ जो है दुश्मनों ने आंख उठाकर देखा, भारत ने हमेशा उसका जवाब दिया है। पिछली सरकार, इस सरकार की कार्यकाल में देखेंगे तब भी सरकार ने कार्रवाई करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं। लेकिन लगातार जो है पाक द्वारा ऐसी अपनी खुराफात करते करते हद हो गई। तब भारत सरकार की सेनाओं ने और भारत सरकार ने तय किया कि अब दुश्मन को इस प्रकार से उसी की भाषा में सिखाना जरूरी है। इसलिए जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का निर्णय भारत को लेना पड़ा। जनता के आक्रोश को देखते हुए जनता ने देखा जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा जो है बंदर घुड़की देता रहा और रोज अकारण गोलाबारी सीमाओं पर करता रहा है, तो इस तरह से जनता भी और सरकारें भी हर तंत्र तंग आ चुके थे। इस कारण मजबूत निर्णय जो है भारत सरकार को जो है और भारतीय सेनाओं को लेना पड़ा, जिसका परिणाम एयर स्ट्राइक और आपका एक आरोप है सरकार की तरफ। उनका कहना है कि जो घटना अभी हाल में हुई उसको संज्ञान में लेके 4.5 साल की घटनाएं जो हुई इससे पहले, उसकी घटना का कोई अंजाम नहीं दिया, सरकार तरफ कोई जवाब नहीं दिएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हर घटना की परिस्थितियां होती है। हम सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर नहीं है। हर बात की अपनी अपनी परिस्थितियां होती। कभी कभी जो है उस परिस्थितियों को अंतिम चरण में पहुंचने के बाद ही उसका परिणाम निकल आता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग घटनाओं का जो है सरकार ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया है। कई घटनाओं का पर्याप्त संज्ञान लिया है। जो है उसका जिस रूप में जनता चाहती थी, भारत की जनता जिस रूप में चाहती थी, उसका परिणाम उस रूप में नहीं निकल कर आया। जैसे घर में हम घुस करके पाकिस्तान के मारे तो वो
दिखाई पड़ रहा था कि भारत ने बहादुरी के साथ जो है पाकिस्तान के घर में घुस करके उसके आतंकवादियों के अड्डे को तबाह किया, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा। वो तब किया गया जब भारत सरकार मजबूर हो गई। तो हम जो सहिष्णु देश हैं, कभी भी दूसरों को परेशान करने की नियति और नीति नहीं रहती है। तो भारत सरकार ने भी बाध्य होकर के पाकिस्तान पर जो है उसी की भाषा में सठे साठे समाचारित की नीति को अपनाते हुए उसी की भाषा में जवाब दिया, इसलिए वो दिखाई पड़ रहा। ऐसा नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में जो गतिविधियां हुई वो भारत सरकार ने कभी भी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, कभी भी विदेश नीति के साथ कभी समझौता नहीं किया। कोई भी एक भी उदाहरण जो है ऐसा नहीं है कि उसके आगे जो है भारत सरकार झुकी हो। आपको क्या लगता है कि क्या जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि हर मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। राजनीति नहीं होगा तो क्या कीर्तन होगा? नारी महिला सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सब पे राजनीति होनी चाहिए और सबका ऑडिट होना चाहिए। राजनीति किस चीज के लिए होती है? मैं ये कह रहा था कि युद्ध में सैनिक मरते हैं और हर एक सैनिक की जान जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन निर्भर इस पे करता है कि वो युद्ध जीत रहे हैं आप या हार रहे हैं। उनका बलिदान व्यर्थ जा रहा है या उनका बलिदान आपके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहायक हो रहा है। दूसरी बात, कश्मीर में घटनाएं हुई, पंजाब में पठानकोट हुआ, लेकिन कोई गिन के बताए दिल्ली में कितने बम फूटे, यूपी में कितने बम फूटे और मुंबई में कितने अटैक हुए इन 5 सालों में? कुछ तो हमारी एजेंसीज ने किया होगा, कुछ तो कहीं कुछ हुआ है, कुछ स्पेशल हुआ है, कुछ अलग हुआ है। पाकिस्तान तो सुधर नहीं गया, न तो ISI का तेवर सुधर गया। कुछ तो इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पे हमने कुछ खास किया है, तभी ये नतीजा आया है और इसका श्रेय सरकार को मिलना ही चाहिए। आज हम दिल्ली मुंबई में बेखौफ होकर निकल पा रहे हैं अपने घरों से, नहीं तो ये कसाब के भाई बंधु आते थे भून के चले जाते थे। आप सीनियर जर्नलिस्ट है, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, जो कि अपना भारत देश ग्रामीण बहुत सारे 70% 80% ग्रामीण देश है और यहाँ किसानों का आबादी बहुत ज़्यादा है और हर साल किसान आत्महत्या करता है, जो कि हमारे देश का एक अहम और बड़ा मुद्दा है, जो पूरे देश के लिए पेट भरने का काम करता है, जिसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस पे आप क्या कहेंगे देश को? देखिए, उसमें थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। हमने किसानों को और उनके मुद्दों को दोनों को बहुत भावनात्मक बना दिया है। हमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत है 30 रुपया, भारत सरकार 38 रुपया भारत में कॉस्ट आ रही है। आप इतनी चीनी, इतना गन्ना प्रोडक्शन कर रहे हो, चीनी बना रहे हो, ले कहाँ जाओगे? बाहर कोई खरीदार नहीं, अंदर कंजम्पशन की एक सीमा है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार और किसान दोनों को व्यवहारिक होना चाहिए, संवाद निकालना चाहिए। लेकिन ये हवाई कर्ज माफी, मोदी से मुझे एक बड़ी सख्त नाराजगी रही कि यूपी में उन्होंने कर्ज माफी की राजनीति खेली। मुझे एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं वो बात आपकी ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको लगता है जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से बाकी चीजों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है और किसानों की जो आय है, जो फसल है, उसके फसल पे कितनी वृद्धि? मैं कहना चाहता हूँ, दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों की आर्थिक नीतियों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो देखा आपने, क्या थी जनता की राय, क्या थी नेताओं का मानना, क्या था राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना। लेकिन जो भी होगा वो आने वाले भविष्य में तय होगा कि आखिर ये 2019 का लोकसभा चुनाव किसको सत्ता देता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत,